नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम बात कर रहे हैं रोहिंग्याओं की, जो कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर और राजस्थान के अलावा अब छत्तीसगढ़ में भी अपना पैर जमाना शुरू कर दिया है। इन रोहिंग्याओं के चलते न सिर्फ देश की सुरक्षा पे खतरा आन पड़ा है, बल्कि इन रोहिंग्याओं को संरक्षण देने वाले राजनेताओं के कारण वहां की डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है और वहां की राजनीति भी चेंज हो रही है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ को एक आसान ठिकाना बना लिया है वहां के रोहिंग्याओं ने, और कैसे इन रोहिंग्याओं को वहां के राजनेताओं का और वहां के अधिकारियों का और स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। और इनके सहयोग से रोहिंग्या किस तरीके से वहां ना सिर्फ अपनी पैठ जमा रहे हैं, बल्कि वहां अपराध को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इन रोहिंग्याओं को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से रोहिंग्याओं को समर्थन देने वाले एनआरसी और सीएए का भी विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे वजह, क्या रोहिंग्याओं को फर्जी कागजात के आधार पर वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड बनवाने के पीछे कांग्रेसियों या दूसरे जो विपक्षी पार्टी है उनका क्या है असली मकसद, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक देखते हैं रिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठियों का नया ठिकाना। बंगाल और दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ में घुसपैठ। नाम बदलकर छत्तीसगढ़ में रह रहे बांग्लादेशी जिहादियों की गिरफ्तारी से सामने आया बांग्लादेशी कनेक्शन। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या जिहादियों ने अपनी बस्तियां बसा ली हैं, उसे हर कोई जानता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने वोट की खातिर इन्हें अपने राज्य में पनाह दी और उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया, तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ऐसे घुसपैठियों की बस्तियों को सारी सुविधाएं प्रदान कर रही है। लेकिन अब इन बांग्लादेशियों ने छत्तीसगढ़ को अपना नया ठिकाना बनाया है, जो नाम और पहचान बदलकर आराम से गुजर बसर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में पुलिस ने पिछले दिनों से हो रही कई चोरियों का पर्दाफाश किया और गिरफ्तारियां की, तो सामने आया कि गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से अधिकांशतः लोग बांग्लादेश से आए हैं। ये सब लोग जो है वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं और अलग अलग समय पे छत्तीसगढ़ में आके वो लोग चोरी का अंजाम देते थे और साथ ही साथ यहाँ पे उन लोग भी लोकल वहाँ पे शादी करके यहाँ पे भी निवासित थे। तो कुल 4 लोग उनके यहाँ पे पाटेकोरा में निवासित थे और राजनांदगांव में आके शहर में चोरी करके वापस जाते थे और बाकी लोग जो है रायपुर में रहते थे। इनकी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर पाटेकोहरा से हुई। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर अपनी शादी भी कर ली है। इनके पास से सोने के कुछ जेवर और महंगी मोटरसाइकिलों समेत करीब 4 लाख रुपए जब्त किए गए। बता दें कि राजनांद गांव पुलिस ने जिस अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, उनके साथ अनूपपुर के एक सर्राफा व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में और लोगों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये पकड़ाए हैं, तब इन्होंने इनका नाम नया फिर खुल के हिंदू नाम सामने आया और जब इनके लिंक को पूरा इनका जब नेटवर्क को खंगाला गया तो उसमें इनके बांग्लादेशी होने की पुष्टि हुई है। और इनका जो इनके गैंग का जो मुख्य सरगना था वो बांग्लादेशी ही है, जो छत्तीसगढ़ में चोरी के सामानों को फ्लाइट के माध्यम से ले जाके बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में बेचने का काम। तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को गैर भाजपा शासित प्रदेशों में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे हम उसके लिए कुछ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। उन मेहमानों सबसे पहले आपका परिचय हम करवाते हैं। कैलाश सोनी जी हैं, सांसद राज्यसभा बीजेपी की तरफ से रहेंगे। कैलाश जी आपका स्वागत है। इसके अलावा चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से रहेंगे, आपका भी स्वागत है चंद्रमोहन जी। अजय कुमार जी पूर्व आईपीएस, आपका भी स्वागत है। और किशोर त्रिवेदी जी रहेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ, इनका भी स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और सभी को अगर मेरी आवाज़ मिल रही है तो मेरा सबसे पहला सवाल चंद्रमोहन शर्मा जी आपसे है कि जिस तरीके से रोहिंग्यास अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं देश में, हर एक राज्यों में रोहिंग्या करीब 40 से ज़्यादा रोहिंग्यास जो है अभी पकड़े गए हैं पिछले दिनों दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा अभी जो खबर आ रही है वो छत्तीसगढ़ से है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में ये ना सिर्फ वहाँ पर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि वहाँ पर आम लोगों के साथ मिलकर के अपनी प्लानिंग भी कर रहे हैं और यहाँ उनको संरक्षण सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। वहाँ जो लोग हैं, स्थानीय प्रशासन में जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी इनको
वोटर आई कार्ड और जो आधार कार्ड है वो बना करके इन्हें नागरिक बनाया जा रहा है, वोट बैंक की तरह इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहीं पर इन देशद्रोहियों को क्यों पनाह दी जाती है? क्यों ये देशद्रोही ये समझते हैं कि गैर भाजपा शासित प्रदेश में ये सुरक्षित हैं? चंद्रमोहन जी। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो इसका कोई प्रमाण स्थापित नहीं होता जो आपका वक्तव्य है कि गैर भाजपा स्टेट ही उसके आरक्षित क्यों होते हैं। और अगर ऐसा कोई प्रमाण साक्षित होता तो उससे सबसे पहले संदेह के घेरे के अंदर केंद्र सरकार आती है, क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर एक नेतृत्व के अंदर देश चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार है। और जिस घुसपैठ के वादे को 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार लेके आई थी, उस घुसपैठ के अंदर रोहिंग्या भी था और बांग्लादेशी भी थे। तो गत एक वर्ष के एक टर्न के टर्नओवर गुजरने के बाद दूसरे टर्नओवर में आने के बाद भी अगर छीका पकड़कर उसको हिलाते हिलाते रोहिंग्या और बांग्लादेशी बच जाए और पानी नीचे चल जाए तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। उसका ठिकरा किसी दूसरी सरकारों पे नहीं डालना पड़ेगा। उसके लिए सक्षम है गृह मंत्रालय, उसके लिए सक्षम है पीएमओ ऑफिस, उसके लिए सक्षम है डिफेंस और हमारी और एडवाइजर कमेटी। क्योंकि जब बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा है, घटा नहीं है, बड़ा है वो लगातार। वो बड़ा है तो उसका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को देना। मैं वही कह रहा हूं कि आप बात तो सही कह रहे हैं। हमारे साथ कैलाश सोनी जी हैं, सांसद हैं बीजेपी से, वो जवाब देंगे इसका। लेकिन इससे पहले मैं आपने चूंकि गृह मंत्रालय की बात की, तो गृह मंत्रालय ने तो अपनी बात जो है सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये देश के लिए खतरा है, इन्हें निकाला जाना चाहिए। और जो चिन्हित किए गए हैं उस चिन्हित के बारे में कहा कि इन्हें शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन समस्या तब होती है जब बीजेपी या सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार में अभी तक मैंने नहीं देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस तरीके से कहें कि हम उनको रख नहीं सकते, उनको निकालने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सरकार उनको निकालने की कोशिश कर रही है, वापस उनके देश में भेजने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। लेकिन जब यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार पनाह दे रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पनाह दे रही है, केरला में जो है वहां पर जो वामपंथियों की सरकार है वो उन्हें पनाह दे रही है, जम्मू कश्मीर में इससे पहले 370 हटने से पहले वहां की जो स्थानीय सरकार थी वो सरकार इसे पनाह दे रही थी वहां पर। तो आखिर जब देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जाएगा, केंद्र की बातों को नहीं माना जाएगा, क्या देश के लिए जो रोहिंग्या खतरा है वो छत्तीसगढ़ में जाकर के, कश्मीर में जाकर के, राजस्थान में जाकर के, केरला में जाकर के कैसे रह लेते हैं, कैसे उन्हें उन घुसपैठियों का कैसे वोट बैंक बना दिया जाता है, कैसे उनका आधार कार्ड बन जाता है? तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की वजह से जो है ये समस्याएं आगे बढ़ रही हैं। हमारे साथ कैलाश सोनी जी हैं, वो भी सुन रहे हैं इस पूरी चर्चा को। कैलाश जी, क्या जो आरोप लगाया है चंद्रमोहन जी ने कि केंद्र का कहीं ना कहीं केंद्र की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका केंद्र नहीं अपना रही है और केंद्र को इन घुसपैठियों को अगर चिन्हित हो चुके हैं तो इन्हें बाहर निकालने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। केंद्र सरकार अब तक क्या कर रही है इन घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए, इन घुसपैठियों को निकालने के लिए? पहली केंद्र की सरकार है जिसने रोहिंग्याओं के ऊपर संज्ञान और अभी जम्मू कश्मीर में कुछ शिफ्टिंग की कार्रवाई भी शुरू हुई है। ये बात सही है कि इस मसले को जिस गंभीरता से और गहराई से सबको लिए जरूरत है, इसको इग्नोर करके और अपने देश में, अपने प्रदेश में शांति की कल्पना करें तो ये असंभव है। ये रोहिंग्या का मतलब है अराजकता, रोहिंग्या का मतलब है कि लॉलेसनेस, माने किसी भी सीमा पर जाकर के और अपने आप को एस्टेब्लिश करने का काम। बहुत आश्चर्य है कि इतने अवैध रूप से इतनी बड़ी तादाद में लोग, एक दिन की बात नहीं है, बिल्कुल ये बरसों से लोग चले आ रहे हैं। और इतने ही नहीं तो इनको अभी पहले आपके चैनल को हम साधुवाद देना चाहते हैं कि पहले आपने ये विषय को पहले भी उठाया था कि ये अपना जन्म का रजिस्ट्रेशन करा करके और ये आधार कार्ड बनवाने का काम और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का काम, इसमें केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। ज्यादातर उन स्टेटों में जहां हम वोट के रूप में इनको देखते हैं तो हम उसके तरफ जो हमारी दृष्टि होना चाहिए अपने प्रांत के हिसाब से, समाज के हिसाब से, देश की सुरक्षा के हिसाब से, वो दृष्टि हमारे दिमाग से अलग होती है। बिल्कुल।
तुष्टीकरण करके हमें वोट मिल जाए, सरकार बन जाए। अभी बंगाल की जो लॉलेसनेस है, बंगाल की जो अराजकता और हिंसावाद है, इसके पीछे जो है वो ऐसे लोगों को इग्नोर करके, उनको मतदाता बना करके और उनको अपने अपने प्रांत में रहने के लिए और हम ठिकाना देते हैं, इसका दुष्परिणाम है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। जन पंजीकरण जिहाद में हमने इसी चीज को दिखाया था कि कैसे स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ये घुसपैठिए, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं और उसके बाद एक बार आपके पास जन्म प्रमाण पत्र बन गया तो उसके बाद आगे का रास्ता जो है आपका बिल्कुल साफ है। जो एनआरसी में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ये लोग इन्हीं राज्यों में, खासतौर पर मैं चंद्रमोहन जी मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो फर्जी कागजात जो बनाए जा रहे हैं दूसरे हर एक राज्यों में, ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस शासित या गैर भाजपा शासित प्रदेशों में ही इस तरीके की समस्याएं हैं, लेकिन ज्यादातर जो इस तरीके के मामले आए हैं वो गैर भाजपा शासित प्रदेशों में हैं। खासतौर पे अभी जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में ऐसे मामले ज्यादा आ रहे हैं। जो राजस्थान है, राजस्थान में वैसे मामले ज्यादा आए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में इस तरीके के मामले थे और केरला में इस तरीके के बहुत ही ज्यादा मामले आए हैं। क्या आपको लगता है चंद्रमोहन शर्मा जी कि इसमें सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत है और बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या जो यहाँ पर रह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसको वोट बैंक की राजनीति इसके पीछे एक कारण है? अभी जो वेस्ट बंगाल का जो चुनाव हुआ था उसमें भी यही चीज देखा गया था। वर्षों से, दशकों से वहां पर जो सरकार थी वहां पर इन घुसपैठियों को वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करती रही है और इसको कहीं ना कहीं वहां का स्थानीय प्रशासन सरकार के दबाव में सहयोग देती आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार है और अभी जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो वहां तो कांग्रेस की सरकार है, तो वहां तो कांग्रेस को बिल्कुल कटघरे में लिया जा सकता है। देखिए मुकेश भाई, आपने बहुत लेजेंड और बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया और मैं आपको आपकी पत्रकारिता। देखिए, आप विषय को मैं जवाब दूंगा, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। जो आपने गंभीर प्रश्न उठाया उसके साक्ष्य के ऊपर भाजपा सरकार 2014 में बहुमत लेके आई है। तो भाजपा सरकार बिना कमेटी बिठाए, बिना विपक्ष को अपने कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना किसी कोर कमेटी की मीटिंग करे हुए 3 तलाक पे बिल पास कर सकती है, धारा 370 के ऊपर बिल पास कर सकती है। तो ऐसा क्या है कि रोहिंग्या और घुसपैठ के ऊपर अभी तक उसको एनआरसी के विषय के ऊपर जिन भी स्टेट के ऊपर देश के अंदर नुकसान हो रहा है घुसपैठ का, उसको ना आप सपोर्ट करोगे ना मैं सपोर्ट करूंगा, एक बिंगे हिंदुस्तानी। तो ऐसा क्या है कि मेरे मित्र बैठे हैं और भाजपा बैठी है जो इस चीज पे क्लैरिटी नहीं देना चाहती। जब कहीं उनको जरूरत पड़ती है उस समय वो फौरन इन मुद्दों को उठा लेते हैं, या आप जैसा कोई चैनल या आप जैसा कोई पत्रकार जब उनकी आंख खोलने के लिए ऐसा न्यूज ले आते हैं तो अपनी वक्तव्य के अंदर इस तरह की कूट ले आते हैं जिससे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमने ही इस मुद्दे को उठाया है। तो उसका सबसे बड़ा चीज आपको आती है कि झूठ, फरेब और धोखा। झूठ, फरेब और धोखा वही है चंद्रमोहन, जो इस तरीके के घुसपैठ को रोकने के लिए, इस तरीके के घुसपैठ को रोकने के लिए यही लेखा जोखा लेके भाजपा आती है हमेशा, और उसी के लिए अब सोनी जी इस बात को कह रहे हैं। ये संसद है, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या कभी संसद की भूमिका में आपने सदन में इस मुद्दे को उठाया है? बाकी के साथ नहीं उठाया होगा। जब उठाएंगे, जब इनको तो एनआरसी तो संसद में ही बना है ना, एनआरसी सीएए तो संसद से ही आया है ना चंद्रमोहन जी, तो इसका आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल मुकेश भाई, हम विरोध नहीं कर रहे। देखिए, जब किसी एनआरसी के अंदर अगर किसी भी शख्सियत व्यक्ति के पास उसके प्रमाण है, जिस प्रमाण को देश का संविधान कोर्ट वाजिब ठहराती है, तो वो देश का नागरिक ठहरता है। ये अब से नहीं, पहले से होता हो रहा है। और जिसके पास प्रमाण नहीं है, नेचुरली वो देश का नागरिक नहीं है। नहीं, यही तो सवाल है ना चंद्रमोहन जी, यही तो सवाल मैंने किया है कि कांग्रेस शासित या जो गैर भाजपा शासित प्रदेशों में ही इस तरीके के फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाए जा रहे हैं? क्यों उत्तर प्रदेश से इस तरीके के मामले नहीं आ रहे हैं? क्यों जहां पर गुजरात में इस तरीके के मामले नहीं आ रहे? ऐसा नहीं करें कि जीरो है, लेकिन वहां पर कम है, वहां पर पकड़े भी जा रहे हैं, वहां पर तुरंत कार्रवाई भी हो जा रही है। लेकिन इस बार जो वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है उसमें हम देखिए कितनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को वोटर बना दिया गया वहां पे, और वो तो पहले से सीपीएम की सरकार थी, 35 साल से वहां पर ऐसा, 40 साल से ऐसा होता आ रहा था। तो इसको कहीं ना कहीं तो कांग्रेस केंद्र में थी, तो कांग्रेस को भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। मुकेश जी देखिए, अभी भाजपा की सबसे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट है। अगर देश के लेकिन वहां पर इस तरीके की बातें सामने नहीं आ रही। हमारे साथ अजय जी हैं, पूर्व आईपीएस। मुझे लगता है कि इनके अनुभव से मैं कुछ जानना चाहूंगा। ये अन्याय होगा अगर आप मेरी बात को काट देंगे। देखिए, जब भाजपा के सबसे ज्यादा स्टेट है और उस स्टेट के अंदर अगर आपने एनआरसी की काउंटिंग पूरी कर ली जाए, कब की हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, कब के दस्तावेज हमें दिखाते हैं? क्या
2014 के बाद की गिनती हुई है? अगर वो गिनती करके सब स्टेट के अंदर आपका है तो आधा हिंदुस्तान से क्या 1/4 बचेगा सिर्फ, जिसके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो उसके समाधान के लिए आप किसी भी उंगली उठा के ब्लेम लगाइए, लेकिन जब आप एक गोले के 75% हिस्से के अंदर काबिज है सत्ता लेके और 25% हिस्से पे विपक्ष काबिज है, और आप 25% हिस्से को प्रश्न चिन्ह करे और 75% की यही तो मैं कह रहा हूं, 25% हिस्से में ही क्यों फर्जी कागजात बनाए जाने, इसी 25% हिस्से में ही क्यों घुसपैठिए देशद्रोही जाकर के जमा, और उनको क्यों लग रहा है कि इसी 25% में हम जो है सुरक्षित होंगे और यहीं पर सरकार हमें बचाएगी, बाकी जगहों पर हम जो है एक्सपोज हो जाएंगे। 370 हटने के बाद से क्यों वहां पर सारे लोग बाहर आ गए, क्यों वहां से भाग गए सारे रोहिंग्या, जिससे पहले तो वहां पर रह रहे थे? तो ये सवाल है। हमारे साथ आनंद कुमार जी हैं, पूर्व आईपीएस है, मैं उनके अनुभव से कुछ जानना चाहूंगा। आनंद जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला आप सुन रहे हैं यहाँ पे, जिस छत्तीसगढ़ में जो मामला आया है, क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की कमियों का या खामियों का फायदा उठाकर इस तरीके के लोग जो है फर्जी कागजात बनवाते हैं? और ये ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में, मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो आईपीएस जब काम में आप लोग होंगे, जब आप कार्य कर रहे होंगे, उस समय इस तरीके के मामले आपके सामने भी आएंगे। कैसे आप पहचान करते हैं या किस तरीके से आदमी पहचान करे कि ये आदमी फर्जी है? क्योंकि अगर मेवात जैसे इलाके में, जिस तरीके की इस पर हम लोगों ने खबर भी चलाई थी कि मेवात जैसे इलाके में जहां पर पहले से भी मुस्लिम आबादी है और वहां पर किसी रोहिंग्या को आकर के बसाया जाता है और प्रशासन से कहा जाता है कि नहीं, ये हमारे जानने वाले हैं, ये हमारे रिलेटिव हैं, और उनके आधार पर उनके फर्जी कागजात बना लिए जाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाए? आनंद जी, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है जी, और इस विषय को उठाने के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये विषय अपने आप में बहुत गंभीर है और ये आज की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति जो पार्टियां करती हैं, वो प्रायः ऐसे जो भी लोग आ रहे हैं उनको संरक्षण देती है। वेस्ट बंगाल में ये बहुत समय से, जिस समय कम्युनिस्टों का शासन था उस समय भी ये हो रहा था। ममता दीदी आई है, उनके शासन में भी यही हो रहा है और वो उनको बाहर निकालने को तैयार नहीं है। कभी कोई पकड़े गए तो कह दिया कि हाँ साहब ये पकड़े गए। मैं आपसे ये जान, आप लोग पहचान कैसे करते हैं? जैसे कोई मामला सामने आया, किसी ने कंप्लेन किया, उसके बाद आप जाकर के उसके कागजात का निरीक्षण करते हैं और वो उसके बाद मामला सामने आता है, या आप लोग के पास कोई मैकेनिज्म ऐसा है जैसे जिससे इन लोगों की पहचान हो सकती हो? क्या आपके मुखबिर होते हैं, जो कोई इलाके में नया व्यक्ति आया है, कोई अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई नया व्यापार शुरू कर रहा है और उसमें फर्जी कागजात है, किस तरीके से, क्या मैकेनिज्म इस तरीके का है या आपने इस तरीके का अनुभव किया है कि इसे मैकेनिज्म होना चाहिए? देखिए मुकेश जी, मैकेनिज्म की कमी नहीं है, मैकेनिज्म है। जो इंफॉर्मेशन के माध्यम से, दूसरे लोगों के माध्यम से, और वैसे भी जब लोग आते हैं तो उनके बारे में लोकल पुलिस को पता लग जाता है, जानकारी प्राप्त हो जाती है। परंतु समस्या ये है कि जानकारी प्राप्त होने के बाद उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होना है, वो जो है वहाँ की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो डिसाइड करती है, पुलिस डिसाइड नहीं कर पाती। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी समस्या है। इसी पे हम, इसीलिए चंद्रमोहन जी आपसे ये सवाल पूछ रहे थे और जवाब सोनी जी से हम इस पर लेना चाहेंगे, दोनों से। किशोर त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, पूरे मामले को सुन रहे हैं। किशोर जी, अभी तो ये मामला पूरा आपने सुना, छत्तीसगढ़ में जो ये मामला, मैं खासतौर पे उसके बारे में जानना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में ये जो मामला हुआ है और इसके बाद ये चर्चा, क्योंकि ये मामला लगातार आ रहा है, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ से पहले नहीं आया है, तकरीबन सभी स्टेट से इस तरह की खबरें हम दिखाते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में इस तरीके की वारदातें इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे, जैसा कि अभी आनंद जी कह रहे थे, कि पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो पाता है? प्रशासन और पुलिस तो पहचान कर लेती है कि ये लोग नए हैं और ये किसी गलत इरादे से यहाँ आए हैं, ये यहाँ के वासिंदे नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो उनको संरक्षण देते हैं, वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं, वो उन्हें ऐसा करने नहीं देते। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हो रहा है? ये बात तो सत्य है कि अपीसमेंट किसने किया ये सब जानते हैं, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद को समझ में आया दूसरे लोगों को भी कि इस अपीसमेंट से उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। उस तरीके से दिल्ली में हुआ,
दिल्ली की स्थिति वही आई, बंगाल के बारे में आपने बताया बहुत खुल के, बिल्कुल सही आई। तो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहां जहां है वहां पे ये समस्या आएगी। एंड जस्ट बिकॉज आपने कई बार हाईलाइट किया, आपने कहा कि वोट बैंक। अब मैं छत्तीसगढ़ की समस्या जो आपको बताता हूँ, जो सबसे ज्यादा गंभीर है कि छत्तीसगढ़ पहले से ही नक्सली समस्या से जूझ रहा है, विकराल नक्सली समस्या है। नांदगांव के बाद क्या आई, जहां पकड़ाए गए हैं, अगर मान लीजिए चूंकि ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, ये बात साबित हो चुकी है ना, सारे चैनलों ने प्रमुखता से बताया है। तो रोहिंग्या और नक्सली समस्या से तो वैसे ही जूझ रहे हैं, अभी रोहिंग्या मिलके, तो आप बताइए कि छत्तीसगढ़ की स्थिति कितनी विस्फोटक हो जाएगी। बिल्कुल कोई कुछ करता नहीं है। विधानसभा चुनाव के पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरे को याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, 2018 की बात होगी जी। एक बहुत बड़े प्रमुख अखबार ने सरगुजा जिले के अंबिकापुर क्षेत्र के आसपास वहां पे ये खबर छापी थी कि यहाँ रोहिंग्याओं को बसा दिया गया। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को कहीं कोई बात नहीं, ये समस्या तो है। सवाल ये उठता है कि एनआरसी लागू करना पड़ेगा, सख्ती से लागू करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल, एनआरसी और सीए को लागू करना पड़ेगा, सख्ती से लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही बात कही। अब मैं चंद्रमोहन जी में वापस आपके पास आना चाहूंगा, और आनंद जी ने जो बात कही कि पहचान तो पुलिस तंत्र कर लेती है, प्रशासन जो है पहचान तो कर लेती है, लेकिन पॉलिटिकल विल जो है, पॉलिटिकल जो लोग हैं जहां से डिसीजंस होते हैं, वो इसे ऐसा करने से रोकती है, वोट बैंक की राजनीति के कारण। क्या आप बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में, खास जहां आपकी सरकार है, मैं बाकी राज्यों के बारे में नहीं, मैं आपके राज्यों के बारे में पूछूंगा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, राजस्थान में पिछले दिनों ये मामला आया था, कांग्रेस की सरकार है वहां पर, क्या सही में, जैसा कि आप तो अभी कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, सबको मिलकर के काम करना चाहिए, लेकिन क्यों ये जो आतंकी हैं, ये जो देशद्रोही है, ये सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही अपने को सुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? देखिए मुकेश भाई, कांग्रेस शासित राज्य नहीं, भारत के स्टेट के अंदर कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान पहले भाजपा का भी था और बहुत लंबे पीरियड में भाजपा के अंदर रहा था। तो जनसंख्या का जो पीरियड है और जो एनआरसी के अंदर जो लोहिंग्या या बांग्लादेशी का जो मैटर आएगा, वो ये नहीं कि एक दिन के अंदर कहीं इकट्ठा हो जाएगा। विषय अब से नहीं है, पुराना है, जैसे किशोर जी ने बोला जिस चीज को, और हम उस चीज को अगर बुनाने की कोशिश करेंगे तो ये सवाल मैंने इसलिए किया है चंद्रमोहन जी कि अभी 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ी संख्या में रोहिंग्या वहां रह रहे थे, पूरे देश में सबसे ज्यादा रोहिंग्या जम्मू एंड कश्मीर में थे, 370 के बाद से वहां के रोहिंग्याओं पे जब कार्रवाई शुरू हुई तो वो लोग भाग करके कांग्रेस शासित राज्यों में पनाह ले रहे हैं। और ये जो छत्तीसगढ़ का मामला है, ये इसी तरीके का मामला है। जो राजस्थान से जो मामला आया था वो भी इसी तरीके का मामला है। और इसीलिए मेरा यह सवाल है कि क्यों ये लोग अपने आप को कांग्रेस शासित या गैर भाजपा शासित प्रदेशों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्यों वहां की सरकार इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके इनको आश्रय देती है, प्रश्रय देती है, और देशद्रोह के काम में लगे लोगों को अगर इस तरीके की सरकार प्रश्रय देगी तो देशद्रोह का इल्जाम आप पे भी लगेगा? देखिए मुकेश भाई, आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। वो आरोप अगर कांग्रेस शासित राज्यों पे लगता है तो उससे कहीं ज्यादा गृह मंत्रालय के ऊपर लग जाता है, क्योंकि भाजपा जैसे राज्य सरकार के अंदर गृह मंत्रालय इतना मजबूत होने के बाद अगर आप जो ब्लेम लगा रहे हैं कि कश्मीर के अंदर से घुसपैठ निकल के दूसरे स्टेट के ऊपर गई है, तो ये प्रश्न चिन्ह गृह मंत्रालय की उस आईटी डिवीजन पे पड़ जाता है जिसके तंत्र के अंदर जो डाटा अगर आप उजागर कर रहे हो तो फिर गृह मंत्रालय के अंदर वो सूत्र कहां है जो सूत्र इस बात को जजमेंट करके देख नहीं पा रहे कि इतनी बड़ी घुसपैठ देश के अंदर हो रही है और घुसपैठ के नारे के साथ वो राजनीति करने पर अगर सर हो रहे हैं। चंद्रमोहन जी, ये जो लोग पकड़ में आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जो पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या आपको लगता है कि ये बिना सूचना के हुई है? क्या ये इंटरनल इंफॉर्मेशन के बिना ये गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारियां हो रही है, इट मींस कि कहीं ना कहीं जो तंत्र काम कर रहा है, तभी तो गिरफ्तारियां हो रही है, तभी तो चीजें सामने आ रही है, वरना इतने दिनों से छुपे हुए तो कहां किसी को पता चल रहा था? गिरफ्तारी मुकेश जी गिरफ्तारी नहीं है, जबकि इसके ऊपर बहुत बड़ा एक रैकेट है। उस बहुत बड़े रैकेट को उजागर करना है अगर आपको, तो सबको साथ लाके सदन के अंदर कमेटी बना के सर्वदलीय कमेटी बनानी चाहिए सरकार को, और उसके ऊपर डिसीजन करके जो गृह मंत्रालय के पास पीएमओ ऑफिस से जो भी डिटेल है उसको शेयर करनी चाहिए। तो कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी पार्टी इसके विरुद्ध नहीं जाएगी, क्योंकि देश हित के अंदर सबका हित है। ठीक है, हमारे पास हमारे साथ कैलाश सोनी जी है। कैलाश सोनी जी आपके सुझाव को सुन रहे हैं। कैलाश सोनी जी, क्या इनके सुझाव पे कुछ कहना चाहेंगे आप? कैलाश सोनी जी। जैसा कि अभी आनंद जी ने बताया
कि जो ही ये बात संज्ञान में आती तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इन्हें बाहर निकालने का काम करना चाहिए। और इस पे एक ज्वाइंट कॉन्शियसनेस बनाने की जरूरत है देश में सभी को। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि इनके आने के बाद आपका समाज जीवन सुरक्षित हो जाएगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ये कितना बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल गेन किसी को हो जाए, बिल्कुल, लेकिन इससे प्रदेश सुरक्षित नहीं रहेगा, देश सुरक्षित नहीं रहेगा। एनआरसी को बहुत सख्ती से लागू करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दे दिए हैं और ये देश सुरक्षित यदि रखना है हम सबको, ये हमारी ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है कि वोटों के लालच में ना पड़ के हमें समाज की और राष्ट्र की सुरक्षा, बिल्कुल उसको सर्वप्रथम रखना होगा। राष्ट्र की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा को आगे रखना होगा। हमारे पास समय की कमी है, अपने वाइंड अप करना पड़ेगा प्रोग्राम को। यहीं पर हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े थे, कैलाश सोनी जी आपका, और चंद्रमोहन शर्मा जी, अजय कुमार जी और किशोर त्रिवेदी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुलाकात करी, बात करी और बहुत ही अच्छे विचार आपने हमारे साथ साझा किए। लेकिन जिस तरीके से ये समस्या अभी निकल करके सामने आई है, इसका असल समाधान या अस्थायी समाधान तभी हो पाएगा, जैसा कि अभी कैलाश सोनी जी कह रहे थे, कि जब तक एनआरसी नहीं लागू होगा, सख्ती से नहीं लागू होगा, तब तक इस समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हो पाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।